किया था कि हर एक ऑर्गन सिस्टम में एक मेन पार्ट होता है ना। हमने किडनी का क्या देखा था, नेफ्रॉन्स, है ना। हमारे पूरे यूरिनरी सिस्टम का मेन पार्ट क्या है, नेफ्रॉन्स, क्योंकि यही है जो यूरिन बनाने वाला है। बाकी तो सब ट्यूब्स हैं जिससे वो यूरिन पास होकर के बॉडी से बाहर जाएगा। ठीक है, तो चलो किडनी के बारे में स्टार्ट करते, लिखेंगे किडनी, हाइफन डाल के लिखना किडनी के बारे में। दीज आर मेन, दीज आर मेन, दीज आर मेन और प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन, दीज आर मेन और प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, full stop. These are one pair, these are one pair, these are one pair of large sized, these are one pair of large sized bean shaped, bean, B-E-A-N, bean shaped structures, bean shaped structures, bean shaped structures present in, bean, B-E-A-N, bean shaped structure present in upper part of, present in upper part of abdomen, present in upper part of abdomen, A-B-D-O-M-E-N, abdominal cavity and thoracic cavity, so abdomen, full stop. Concavity of kidney, concavity, C-O-N, concavity ऑफ किडनी। कॉन्कैविटी का मतलब यहाँ पे क्या है समझना इधर, ये शेप है किडनी का जो बीन शेप्ड है ना, तो ये जो कॉन्केव पार्ट आपको दिख रहा है ना, इसका नाम लिख रहे हैं अपन। द कॉन्कैविटी ऑफ किडनी इज कॉल्ड हीलम, H-I-L-U-M, इज कॉल्ड हीलम। द कॉन्कैविटी ऑफ किडनी, the concavity of kidney is called hilum, is always directed inward, is always directed inward, is always directed inward। इनवर्ड करने का मतलब ये है कि अगर एक किडनी बीन शेप्ड की ऐसे है तो दूसरी भी इसी तरीके से रहेगी, ताकि उनकी कॉन्कैविटी अंदर की तरफ रहे। ऐसा नहीं कि इसको अपन ऐसा बना दिए, समझ रहे हैं क्या। तो दोनों एक दूसरे को फेस करेंगे, तो द हीलम इज ऑलवेज इनवर्ड, अंदर की तरफ, नॉट आउटवर्ड। ठीक है, इज ऑलवेज इनवर्ड, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे किडनी के बारे में ही, इंटरनली ईच किडनी, इंटरनली ये तो बाहर का स्ट्रक्चर होगा कि बीन शेप्ड है, लार्ज साइज है, एब्डोमिनल कैविटी में है ना। अब इसके अंदर की बात करते हैं कि इसके अंदर ऐसा क्या है जो वो यूरिन फॉर्मेशन कर रहा है। तो इंटरनली द किडनी इज फॉर्म्ड ऑफ, internally each kidney is formed of about 1 million, about 1 million, about 1 million renal tubules, renal tubules, T-U-B-U-L-E-S, या और करके उसका एक और नाम है नेफ्रॉन, रीनल ट्यूब्यूल्स, नेफ्रॉन्स। अब जैसे पल्मोनरी वर्ड हमने यूज किया था लंग्स के लिए, है ना, कार्डियक वर्ड था फॉर हार्ट, वैसे ही रीनल वर्ड यूज करेंगे हम किडनी के लिए। ठीक है, तो रीनल ट्यूब्यूल्स या इसका एक और नाम है नेफ्रॉन, हेल्ड टुगेदर बाय, हेल्ड टुगेदर बाय, कितने लिखे 1 मिलियन है ना दोनों किडनी में, मतलब 1-1 मिलियन के आसपास दोनों किडनी में क्या है, नेफ्रॉन्स है। जैसे हमारे दोनों लंग्स में मिला करके अराउंड 700 मिलियन एल्वियोलाई थे, वैसे ही इन दोनों किडनी में मिला करके अराउंड 2 मिलियन क्या है, नेफ्रॉन्स है। ठीक है, ओके। तो क्या लिखे, इंटरनली ईच किडनी इज फॉर्म्ड ऑफ अबाउट 1 मिलियन रीनल ट्यूब्यूल्स, या उसका एक और नाम नेफ्रॉन्स,
held together by connective tissue, held together by connective tissue, held together by connective tissue. ठीक है, फुल स्टॉप. Nephrons are nephrons are nephrons are nephrons are convoluted, convoluted, convoluted in outer part of kidney, convoluted in outer part of kidney. convoluted का मतलब है फोल्डिंग्स है, जैसे हमारा इंटेस्टाइन फोल्डेड है ना पूरा, तो उसको कॉन्वोल्यूशन बोलते हैं. तो ऐसे ही किडनी के भी जो नेफ्रॉन्स के ट्यूब्स हैं वो भी आपस में कैसे हैं, पूरे फोल्डेड है आपस में, है ना. कुछ पार्ट में वो स्ट्रेट है और कुछ जगहों पर वो फोल्डेड है, मतलब गुच्छा जैसे दिखेगा आपको, उसी को कॉन्वोल्यूशन बोल रहे हैं, है ना. जैसे वायर के गुच्छे होते हैं ना, तो वैसे ही कुछ वहां पर ट्यूब्स का गुच्छा होगा, उसको कॉन्वोल्यूशन बोल रहे हैं. ठीक है, तो क्या लिखिए, इट इज कॉन्वोल्यूटेड इन आउटर पार्ट ऑफ किडनी कॉल्ड रीनल कॉर्टेक्स, कॉल्ड रीनल cortex, cortex, renal cortex, while run straight, यहां पे वो स्ट्रेट है, ऊपर वो फोल्डेड थी, कॉन्वोल्यूशन था, यहां नेफ्रॉन्स स्ट्रेट है. एंड रन स्ट्रेट इन सेंट्रल पार्ट ऑफ किडनी, in central part of kidney called renal medulla, MEDULLA. ठीक है, इनका मेन फंक्शन है नेफ्रॉन का यूरिन बनाना. फुल सवाल के एक लाइन लिखेंगे, नेफ्रॉन्स ऑफ द किडनी, नेफ्रॉन्स ऑफ द किडनी, nephrons of the kidney form the urine with urea as the main, nephrons of the kidneys form the urine. तभी इसको अपन मेन पार्ट बोल रहे हैं, बिकॉज पूरे यूरिनरी सिस्टम का मेन काम यही है कि यूरिन फॉर्मेशन करके बाहर करना, और उसमें भी मेन यूरिन फॉर्मेशन कौन कर रहा है, नेफ्रॉन्स. तो नेफ्रॉन्स आर दी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. जैसे एल्वुलाई आर दी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ योर रेस्पिरेटरी सिस्टम या लंग्स बोल लो, वैसे ही किडनी का मेन पार्ट क्या है, नेफ्रॉन्स. ठीक है, मैंने उस दिन कहा था कि नेफ्रॉन और न्यूरॉन में कंफ्यूज नहीं होंगे, है ना. न्यूरॉन हमारे नर्वस सिस्टम का पार्ट है और नेफ्रॉन्स किडनी का. उल्टा, पूरा मीनिंग उल्टा हो जाएगा, समझ रहे हैं क्या. अगर आप बोल दिए कि नहीं न्यूरॉन नहीं, नेफ्रॉन नहीं, न्यूरॉन होते हैं किडनी में, जैसे इमेजिन करिए क्या हो रहा है ये, है ना. हाँ चलो, तो क्या लिख रहे हैं, फॉर्म द यूरिन विथ यूरिया एज द मेन नाइट्रोजीनियस वेस्ट, विथ यूरिया एज द मेन नाइट्रोजीनियस वेस्ट, विथ यूरिया एज द मेन नाइट्रोजीनियस वेस्ट. ये आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये एक नेफ्रॉन होता है, समझ रहे. और नेफ्रॉन का कई बार डायग्राम आया है बनाने के लिए. तो बहुत सारे ट्यूब्स हैं उसमें, कुछ जगह ट्यूब कॉन्वोल्यूटेड है, कुछ जगह पर ट्यूब स्ट्रेट रन कर रहा है. ठीक है, वहां पर एक कप जैसा कैप्सूल है जिसमें फिल्ट्रेशन होगा. तो अपन नेफ्रॉन को अभी और डीप में पढ़ने वाले ना. अभी अपन सिर्फ किडनी लिख रहे हैं, तो किडनी के अंदर क्या मेन पार्ट है वो हमने लिखा है, नेफ्रॉन. और नेफ्रॉन का काम क्या है वो अपन लिख लिए एक लाइन में. पर अभी अपन को नेफ्रॉन के भी अंदर घुसना है कि नेफ्रॉन में भी क्या क्या पार्ट्स हैं और हर एक पार्ट का क्या क्या काम है, ऐसा क्या हो रहा है कि यूरिन बन रहा है. ठीक है, चलो ये किडनी का पार्ट हो गया. सेकंड लिखेंगे यूरेटर, सेकंड यूरेटर, URETERS, यूरेटर्स. ये भी एक पेयर में होगा, है ना, क्योंकि दोनों किडनी से ये ट्यूब निकलेंगे बाहर. मतलब जितना भी यूरिन फॉर्मेशन होने वाला है वो कौन कंडक्ट करेगा उसको, ब्लैडर तक, यूरेटर. तो बाकी तो ट्यूब्स है सब. ठीक है, तो उसमें हाइफन डाल के लिखेंगे, these are a pair of these are a pair of these are a pair of long comma narrow thin walled and tubular structures
and tubular, tubular, tube जैसे हैं, tubular structures which start from the इस रीजन को हमने क्या नाम दिया था? इस रीजन को क्या नाम दिया? यहीं से स्टार्ट हो रहा है ना यूरेटर, इसको क्या नाम दिया? कॉनकेविटी ऑफ किडनी, नाम क्या था इसका? हीलम, ठीक है। हाँ, तो विच स्टार्ट फ्रॉम द हीलम, चालू तो है, which start from the hilum of the kidneys, which start from the hilum of the kidneys, comma, run downward, run downward, run downward, और ओपन कहां पे हो रहा है? इन द ब्लैडर, ठीक है, एंड ओपन्स इन यूरिनरी ब्लैडर, एंड ओपन्स इन यूरिनरी ब्लैडर, एंड ओपन्स इन यूरिनरी ब्लैडर। काम क्या है लिखेंगे इसका फुल स्टॉप डाल के? These conduct the urine, these conduct the urine, these conduct the urine, these conduct the urine from the kidneys to urinary bladder, from the kidneys to urinary bladder, from the kidneys to urinary bladder, kidneys to urinary bladder by peristalsis, by peristalsis। ये वर्ड और कहां पढ़ा था हमने? हाँ, मतलब मैंने उस समय भी कहा था कि हमारे बॉडी के अंदर चीजों का मूवमेंट जो है वो पेरिस्टाल्सिस से ही होगा, क्योंकि आप लेटे हुए भी हो तब भी ये चीजों का मूवमेंट बॉडी में हो रहा है। तो वो इसलिए हो रहा है बिकॉज वहां पे ट्यूब जो है वो वेवी टाइप का मोशन करते हैं, जिससे खाना और ये लिक्विड यूरिन आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो बाय पेरिस्टाल्सिस, PERISTALSIS, ये सेम हमने इसोफेगस में भी लिखा था कि इसोफेगस में भी खाना जो है वो पेरिस्टाल्सिस से ही आगे बढ़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं यूरिनरी ब्लैडर, थर्ड पार्ट ऑफ योर यूरिनरी सिस्टम, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, हाइफन डाल के लिखेंगे। इट इज अ थिन वॉल्ड, it is a thin walled, it is a thin walled, comma, elastic, इलास्टिक होना जरूरी है ना, हमने लास्ट क्लास में बात करी थी कि ये यूरिन को स्टोर करेगा, तो इलास्टिसिटी जरूरी है क्योंकि टेम्पररी स्टोरेज कुछ समय के लिए हो सकता है, तो वो एक्सपैंड हो जाएगा अगर ज्यादा यूरिन फॉर्मेशन हो रहा होगा, तो इट विल एक्सपैंड, तब आपको सेंसेशन होगा यूरिन का इन योर ब्रेन, ठीक है। तो क्या लिखे? इट इज थिन वॉल्ड, कॉमा, इलास्टिक, comma, elastic, comma, pear-shaped sac, pear, P-E-A-R, pear-shaped sac, S-A-C, sac, ऐसे ही हमारा वो एयर सैक था एल्वुलाई, ठीक है, सैक, प्रेजेंट इन लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमेन, प्रेजेंट इन लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमेन, प्रेजेंट इन लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमेन, फुल स्टॉप, लास्ट लाइन इसकी फंक्शन लिखते हैं इसका। इट टेम्पररीली स्टोर्स, इट टेम्पररीली स्टोर्स, इट टेम्पररीली स्टोर्स द यूरिन, इट टेम्पररीली स्टोर्स द यूरिन, इट टेम्पररीली स्टोर्स द यूरिन। एंड लास्ट फोर्थ पार्ट लिखेंगे यूरेथ्रा, urethra, U-R-E-T-H-R-A, urethra, U-R-E-T-H-R-A, urethra, है ना। इसको भी कई बार यूरेटर को और यूरेथ्रा को हम एक और ऑर्गन से कंफ्यूज करते हैं, विच इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कॉल्ड यूट्रस, पर तीनों अलग अलग चीजें हैं ना। यूरेटर वो दो ट्यूब्स हैं जो किडनी से यूरिन को ब्लैडर तक लेकर आ रहे हैं, यूरेथ्रा वो लास्ट पॉइंट है जहां से यूरिन
आउटसाइड वर्ल्ड में रिलीज हो रही है, और यूट्रस एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फीमेल का। समझ रहे हैं क्या? तो कंफ्यूज नहीं होंगे ये तीनों वर्ड में ना, तीनों यू से चालू हो रहा है और साउंड्स सिमिलर, तो इसलिए ध्यान रखेंगे तीनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है? ओके, इट इज अ मस्कुलर, हाइफन डाल के लिखेंगे, इट इज अ मस्कुलर एंड ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर। सुना होगा ना आपने यूट्रस नाम, आपने पढ़ा है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। इट इज अ मस्कुलर एंड ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर, it is a muscular and tubular structure which extends from the which extends from the which extends from the urinary bladder, which extends from the urinary bladder to the outside, to the outside, bladder से बाहर की तरफ आएगा, to the outside, full stop। इसका फंक्शन एक लाइन में, it carries urine to the outside, it carries urine, it carries urine to the outside, it carries urine to the outside। ठीक है, ये वाला डायग्राम बना लो। इसके बाद फिर हम नेफ्रॉन का डायग्राम भी बनाएंगे अलग से, है ना, बट इसे बना लो पहले। लेबल कर लेंगे। किडनी को लेबल कर लेंगे कि एक लेफ्ट और एक राइट, है ना? कौन सी राइट होगी? जो लेफ्ट में बनी हुई है, और ये लेफ्ट होगी जो राइट में बनी हुई है, ठीक है? तो उसको ऐसे लिख लेंगे यहाँ पे, दिस इज राइट किडनी, ये लेफ्ट किडनी, ठीक है? और ये आपका यूरेटर हो जाएगा, वो हीलम हो गया। देन दिस इज यूरिनरी ब्लैडर, एंड दिस इज यूरेथ्रा। एक डायग्राम इस चैप्टर में एलिमेंट्री कैनाल का है, एलिमेंट्री कैनाल। फिर एक डायग्राम हमारा लंग्स का हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम। एक हो गया हार्ट का, शोइंग डबल सर्कुलेशन। और चौथा ये हो गया किडनी वाला। कई बार डायग्राम देखो पूरे नहीं आते हैं ना, तो डायग्राम बना हुआ रहेगा, आपको लेबल करने बोल देगा। जैसे यही क्वेश्चन आ गया कि आपको ये पूरा डायग्राम रेडी रहेगा, और ये लाइन खींच करके छोड़ देगा, और यहाँ लिख देगा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 एंड पार्ट 6। तो पहला क्वेश्चन होगा लेबल ऑल दी पार्ट्स, तो आप ऐसे 1 2 3 4 5 6 करके सबके नाम लिखोगे। सेकंड क्वेश्चन होगा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द पार्ट 3 या पार्ट 4, तो उसका फंक्शन। पार्ट 4 अगर आपने सही गेस किया क्या है, तो आप उसका फंक्शन लिखेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसमें, ठीक है? बहुत कमी है कि इसका डायग्राम आया है, डायग्राम आया है तो नेफ्रॉन का आया है, तो ये डायग्राम बनाना रहेगा, ये वाला, ठीक है? हो गया। चलो अब डिटेल में अपन नेफ्रॉन के बारे में पढ़ते हैं। हैंग डाल लेगा नेफ्रॉन्स, क्योंकि मेन पार्ट वही है, नेफ्रॉन्स। अब देखो एल्वियोलाई तो एक जस्ट अ सैक लाइक स्ट्रक्चर था जिसमें एक एयर का एक्सचेंज होना है, ठीक है? इसलिए वहां ज्यादा हमने डीप में एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा था। बट नेफ्रॉन में अलग अलग पार्ट्स होते हैं जिनका अलग अलग काम है। कुछ पार्ट फिल्ट्रेशन कर रहे हैं ब्लड का, कुछ पार्ट जो फिल्ट्रेट निकल रहा है, जो यूरिन बनने वाला है, उसमें से यूजफुल सब्सटेंस को बाहर निकालते हैं, बचाते हैं। मैंने कल कहा था ना लास्ट क्लास में कि हमें एक्सेस वाटर को रोकना है,
ज्यादा पानी का लॉस नहीं होना चाहिए, यूरिन के साथ ज्यादा सॉल्ट का लॉस नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज को हम रास्ते में एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा नेफ्रॉन यही काम करता है, ठीक है। जितने भी यूजफुल मटेरियल है उनको बॉडी से बाहर जाने नहीं देगा, इट विल बी एब्जॉर्ब इन दी नेफ्रॉन इटसेल्फ, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे नेफ्रॉन्स आर दी नेफ्रॉन्स आर दी excretory or functional unit of kidneys. Nephrons are the excretory or functional units of kidneys. Functional units of kidneys. Full stop. Each nephron is formed of each nephron is formed of two structures या two parts. Each nephron is formed of two parts. फर्स्ट लिखना, फर्स्ट Bowman's capsule, BOWMAN apostrophe S, Bowman's capsule. एंड सेकेंड लिखेंगे नेफ्रॉन या नेफ्रिक ट्यूब्यूल, नेफ्रिक ट्यूब्यूल्स। बोमेंस कैप्सूल आपका एक फिल्टर है जिससे ब्लड फिल्टर हो रहा है, और ये सारे ट्यूब्स हैं जो कुछ कॉन्वोल्यूटेड हैं, कुछ स्ट्रेट हैं, जिनका काम है एब्जॉर्प्शन करना, यूजफुल मटेरियल को एब्जॉर्ब करना, ठीक है। बोमेंस कैप्सूल एंड नेफ्रिक ट्यूब्यूल। तो आपको क्वेश्चन ऐसा आता है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन एंड एक्सप्लेन इट्स पार्ट्स। तो आपको यहीं से चालू करना है कि नेफ्रॉन एक एक्सक्रीटरी या फंक्शनल यूनिट है किडनी का, और इसके दो पार्ट होते हैं हर नेफ्रॉन के, पहला है बोमेंस कैप्सूल और दूसरा है नेफ्रिक ट्यूब्यूल। अब बोमेंस कैप्सूल क्या करता है इसके बारे में लिखेंगे, तो लिख लो पहला हेडिंग बोमेंस कैप्सूल। बोमेंस कैप्सूल देखिए इसमें हाइफन डाल के, इट इज अ डबल वॉल्ड कप, इट इज अ डबल वॉल्ड कप, it is a double walled cup present in the renal cortex, present in the renal cortex, present in the renal cortex। दो चीजें पढ़ी अपन ने, रीनल कॉर्टेक्स एंड रीनल मेडुला, ये किडनी का ही दो हिस्सा है, ठीक है। रीनल कॉर्टेक्स फुल स्टॉप, इट इज लाइंड बाय, it is lined by, it is lined, lined, lined by a thin and semi permeable, it is a double walled cup present in the renal cortex, full stop, it is lined by a thin and semi permeable epithelium, 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 epithelium of flat cells, of flat cells, of flat cells। कहने का मतलब कुछ ऐसा होता है, देखो इसका स्ट्रक्चर ऐसा कप जैसा होगा, डबल वॉल्ड कप स्ट्रक्चर, जिसकी जो लाइनिंग है ना ये वाली, यहाँ पे पतले एपिथेलियल फ्लैट सेल्स होंगे, क्योंकि यहीं पर ही फिल्ट्रेशन होने वाला है। तो फिल्टर वाला जो सरफेस होना चाहिए वो पतला होना चाहिए ताकि फिल्ट्रेशन हो सके। जैसे हम पानी छानते हैं तो पतला कपड़ा लेते हैं ना पानी छानने के लिए, ताकि पानी तो पार हो उससे, जो कचरा है वो ऊपर रह जाए। तो ऐसे ही यहाँ पर भी ये जो एपिथेलियल सेल है ये थिन सेल्स होते हैं ताकि फिल्ट्रेशन कर सके, ठीक है। तो क्या लिखे, एपिथेलियम ऑफ फ्लैट सेल, फुल स्टॉप। इन द कैविटी ऑफ बोमेंस कैप्सूल, इन द कैविटी, कैविटी मतलब ये जो गैप है, ये जो आपको स्पेस दिख रही है ना, इसको कैविटी बोल रहे हैं। इन द कैविटी ऑफ बोमेंस कैप्सूल, in the cavity of Bowman's capsule, there is a group of blood capillaries, there is a group of blood capillaries, there is a group of blood capillaries called glomerulus, glomerulus। यहाँ पे आपको बहुत सारे ब्लड कैपिलरी मिलेंगे ऐसे ट्यूब जैसे,
वही आपके क्या है, ग्लोमेरुलस, उनका पूरा बंच, उनका पूरा ग्रुप, उसको हम क्या कह रहे हैं, ग्लोमेरुलस. कैपिलरी इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस, formed by the formed by the division of formed by the division of renal artery. renal आर्टरी, जैसे पल्मोनरी आर्टरी थी, वैसे ही रीनल आर्टरी है जो किडनी के पास आ रही है. जो लंग्स के पास जा रही है उसको अपन ने पल्मोनरी आर्टरी नाम दिया था, और जो किडनी के पास आ रही है प्यूरिफाई होने के लिए, उसको क्या नाम दे रहे हैं, रीनल आर्टरी. ठीक है, उसी रीनल आर्टरी से अलग अलग ब्रांचेस निकली हैं और उसी ग्रुप को अपन ग्लोमेरुलस बोल रहे हैं. ठीक है, फुल स्टॉप. ग्लोमेरुलस एक्ट एज अ अल्ट्रा फिल्टर. glomerulus act as an ultra filter. glomerulus act as an ultra filter and is the site of ultra filter. अल्ट्रा फिल्टर मतलब ऐसा फिल्टर जिसमें और ज्यादा बारीक बारीक होल्स होंगे. एक फिल्टर हो गया, एक अल्ट्रा फिल्टर हो गया. ठीक है, तो अल्ट्रा फिल्टर एंड इज द साइट ऑफ SITE and is the site of filtration, is the site of filtration under pressure, filtration under pressure, called ultrafiltration, called ultrafiltration. Full stop. In this large amounts of water, in this large amounts of water, along with certain useful compounds, and certain harmful wastes, are filtered out into the, in this large amounts of water, जिसको अपन वापस से भी रिकवर करेंगे अंदर. पर अभी तो पहला स्टेप है, तो फर्स्ट स्टेप में बहुत सारा पानी चला जाएगा, कुछ यूजफुल मटेरियल भी चला जाएगा, साथ में हार्मफुल वेस्ट. तो लार्ज अमाउंट्स ऑफ वाटर अलोंग विथ सर्टन यूजफुल कंपाउंड्स. कंपाउंड्स में सर्टन यूजफुल में ग्लूकोज हो सकता है, सॉल्ट हो सकते हैं, ये सारे यूजफुल कंपाउंड है हमारी बॉडी के लिए. ठीक है, और एंड सर्टन हार्मफुल वेस्ट, रिमूव इनको करना है, बट साथ साथ में ये भी अभी तो फिल्टर हुए हैं, पर अंदर जाने के बाद ये जो नेफ्रिक ट्यूब्यूल है ये उन वाटर और यूजफुल कंपाउंड को एब्जॉर्ब करेगा. कोशिश करेगा कि जितना हो सके पानी को रोका जाए, कि कम से कम पानी जाए, और सॉल्ट को भी रोका जाए कि कम से कम सॉल्ट ही जाए यूरिन के फॉर्म में. ठीक है, तो क्या लिखे, आर फिल्टर्ड आउट इनटू द बोमेन्स कैप्सूल, आर फिल्टर्ड आउट इनटू द बोमेन्स कैप्सूल, are filtered out into the Bowman's capsule. Full stop. The filtrate so formed is called, the filtrate so formed is called, the filtrate, FILTERATE. ये फिल्ट्रेट क्या होता है, जब भी हम किसी चीज को छानते हैं ना, तो जो नीचे कलेक्ट होता है छानने के बाद उसको फिल्ट्रेट बोलते हैं, और जो ऊपर ही रह जाता है उसको अपन कहते हैं रेसिड्यू. जैसे चाय पत्ती में चाय फिल्ट्रेट है, और जो चाय पत्ती ऊपर छन्नी में रह गई वो क्या है, रेसिड्यू. यहाँ पे जो नीचे आता है उसको क्या बोल रहे हैं, फिल्ट्रेट. तो ये जो नीचे आया ना बोमेन्स कैप्सूल से, फिल्ट्रेट, इसी फिल्ट्रेट में बहुत सारा पानी है, कुछ यूजफुल कंपाउंड्स हैं और हार्मफुल वेस्ट है. तो अब उसमें से दो चीजों को हमें बचाना है, वो बचाते हैं ये. ठीक है, तो मेन पहला काम हो गया फिल्ट्रेशन करने का, जिसमें ब्लड ने फिल्टर करके ब्लड चला गया है. ब्लड कौन आएगा नीचे, ब्लड फिल्टर करके वाटर, यूजफुल कंपाउंड्स और सर्टन हार्मफुल वेस्ट को छोड़ के चला गया है, और वो जो बचा है, अब जो पार्ट अपन बोल रहे हैं उसी को अपन क्या नाम दे रहे हैं, फिल्ट्रेट. ठीक है, तो द फिल्ट्रेट सो फॉर्म्ड इज कॉल्ड, द फिल्ट्रेट सो फॉर्म्ड इज कॉल्ड नेफ्रिक फिल्ट्रेट. नेफ्रिक
फिल्ट्रेट, नेफ्रिक फिल्ट्रेट। अब यही नेफ्रिक फिल्ट्रेट आपके नेफ्रिक ट्यूब्यूल में जाएगा और ये उनमें से यूजफुल चीजों को अलग करेंगे। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया बोमेंस कैप्सूल। सेकेंड लिखेगा नेफ्रिक ट्यूब्यूल। सेकेंड पार्ट नेफ्रिक ट्यूब्यूल, नेफ्रिक ट्यूब्यूल, TUBULE। it is formed of three parts. It is formed of three parts. It is formed of three parts. First, proximal convoluted tubule, शॉर्ट फॉर्म में इसको कहते हैं PCT। proximal convoluted tubule, हाइफन डाल के लिखो इसमें। इट इज द कॉन्वोल्यूटेड पार्ट, कॉन्वोल्यूटेड का मीनिंग मैं बता चुका हूं, जहां पे बहुत सारे ट्यूब्स आपस में फोल्डेड होंगे, वो कॉन्वोल्यूटेड पार्ट कहलाता है। तो इट इज द कॉन्वोल्यूटेड पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, it is the convoluted part of the nephron and lies in the renal cortex, and lies in the renal cortex, and lies in the renal cortex। इसके पहले बोमेंस कैप्सूल में भी अपन ने यही लिखा था कि बोमेंस कैप्सूल भी रीनल कॉर्टेक्स में ही है। देखो एक बार पहली लाइन देखो बोमेंस कैप्सूल की, इट इज ए डबल वॉल्ड कप प्रेजेंट इन द रीनल कॉर्टेक्स। ठीक है, ओके, क्या लिखे? इट इज अ कॉन्वोल्यूटेड पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन एंड लाइज इन द रीनल कॉर्टेक्स, फुल स्टॉप। इट इज द मेन साइट ऑफ, इट इज द मेन साइट ऑफ, इट इज द मेन साइट, SIT, ये इस जगह में क्या होने वाला है वो लिख रहे अपन। इट इज द मेन साइट ऑफ सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, ये वर्ड जरूरी है लिखना, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। जैसे कि बोमेंस कैप्सूल में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन लिखना जरूरी है। आप बोमेंस कैप्सूल में कुछ लिखो ना लिखो, हमें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जरूर लिखना है, क्योंकि बोमेंस कैप्सूल का काम ही वही है ना, वो आपके ब्लड को फिल्टर कर रहा है। एम आई क्लियर? तो वहां पे क्या क्या वर्ड याद रखने लायक है बोमेंस कैप्सूल में? ग्लोमेरुलस, क्योंकि वहीं पर आ रही है आर्टरी और वहीं से फिल्ट्रेशन होकर के ब्लड वापस जा रहा है और फिल्ट्रेट नीचे जा रहा है, फिल्ट्रेट जा रहा है इनके पास, नेफ्रिक ट्यूब्यूल के पास। अब इसका जो पहला पार्ट है PCT, ये क्या करने वाला है? सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव क्यों? क्योंकि उसको वापस से हार्मफुल सब्सटेंस को नहीं रोकना है, हार्मफुल सब्सटेंस तो जाने चाहिए, तो सिलेक्शन करना है। वाटर है, रीअब्जॉर्ब करेगा, कुछ यूजफुल मटेरियल है, उसको रीअब्जॉर्ब करेगा, वेस्ट है, नहीं करेगा, वेस्ट वापस जाएगा आगे। क्योंकि इसका जो एंड पार्ट है ना, बोमेंस कैप्सूल के बाद नेफ्रिक ट्यूब्यूल, और सारे ट्यूब्यूल जाके कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होते हैं। ये वो कलेक्टिंग डक्ट है जहां पे यूरिन कलेक्ट हो रहा है पूरे किडनी का, और फिर यही कलेक्टिंग डक्ट से यूरेटर से ब्लैडर में जाएगा। तो सारे नेफ्रॉन यही कर रहे हैं, सारे नेफ्रॉन क्या काम कर रहे हैं? यूरिन बना बना के कलेक्टिंग डक्ट में डालते जाएंगे। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? तो बस कलेक्टिंग डक्ट के पहले हमें यूजफुल मटेरियल को बचाना है ना, तो ये लोग वही कर रहे हैं, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। यहाँ पे वर्ड रीएब्जॉर्प्शन क्यों आया? क्योंकि एक बार एब्जॉर्प्शन वर्ड हम किडनी में यूज कर चुके हैं। आपको याद है जितने भी यूजफुल मटेरियल थे, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, है ना, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड, यही सब तो थे हमारे डाइजेशन के बाद, ये सब पहले ही एक बार किडनी में एब्जॉर्ब हो चुके हैं। आपको याद है किडनी के ये हमारे जो 5 प्रोसेसेस थे, इंजेशन, फिर क्या होता था इंजेशन के बाद? डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन। मैं यही थर्ड प्रोसेस की बात कर रहा हूं। थर्ड प्रोसेस एब्जॉर्प्शन था, फिर एसिमिलेशन सेल में होता है, और एक्सक्रीशन या इजेशन एनस से बाहर हो जाएगा, वेस्ट। ठीक है, तो हम बात करें एब्जॉर्प्शन की। एक बार एब्जॉर्प्शन वर्ड हम यूज कर चुके हैं इन द इंटेस्टाइन, तो यहां वापस से एब्जॉर्प्शन नहीं बोलेंगे, यहां क्या बोलेंगे? रीएब्जॉर्प्शन, क्योंकि ये दोबारा एब्जॉर्ब हो रहे हैं। एक बार एब्जॉर्ब हुए थे, क्यों? ताकि ब्लड उनको सेल्स तक लेके जा सके। यही ब्लड तो आया था कि इंटेस्टाइन के पास, खाना दे दो करके, इंटेस्टाइन उसको पूरा डाइजेस्ट करके रखा था, और जितना भी डाइजेस्टेड फूड था वो पूरा का पूरा इंटेस्टाइन ने एब्जॉर्ब करके कैपिलरीज को दे दिया था ब्लड के साथ, और यही ब्लड लेके गया था खाना कहाँ?
हर सेल के पास। एम आई क्लियर? ठीक है, पर कुछ ना कुछ वेस्ट, कुछ ना कुछ यूजफुल मटेरियल तो ब्लड में भी रह जाता है ना। पूरा 100% एब्जॉर्ब किया वो जाकर देख तो नहीं ना देगा, कुछ ब्लड में अमीनो एसिड रह जाएगा, कुछ ब्लड में ग्लूकोज रह जाएगा, तो वही जाकर के छन के वापस आ रहा है ब्लड। तो यहाँ पे यूजफुल मटेरियल क्या क्या हो सकते हैं? अमीनो एसिड, ग्लूकोज, सॉल्ट, ये सब चीज को हम रीअब्सॉर्ब करेंगे। ठीक है, ओके। तो इट इज द साइट ऑफ सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन ऑफ, क्या क्या चीजें रीअब्सॉर्ब हो रही है? ऑफ सोडियम, सोडियम, ये सोडियम वहीं से आएगा, आप NaCl नमक खा रहे हो, वहां से सोडियम आ रहा है, कॉमा कैल्शियम, कैल्शियम, कॉमा ग्लूकोज, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, सोडियम, कैल्शियम, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब चीजें एब्जॉर्ब किससे हो रही हैं? कौन कर रहा है एब्जॉर्ब? पीसीटी। पर किससे एब्जॉर्ब कर रहा है? उसके पास क्या आया है? नेफ्रिक फिल्ट्रेट। अरे यही नेफ्रिक फिल्ट्रेट तो बोमेंस कैप्सूल ने नीचे दिया है उसको, कि जाओ इसका यूरिन बनाओ, इसमें से जो आपके लायक सब्सटेंस है उसको रोक लो, बाकी सबको यूरिन बना के कलेक्टिंग डक्ट में डाल दो। यही काम है हमारे नेफ्रिक ट्यूब्यूल का, समझ रहे हैं क्या? पर उसमें भी 3 अलग अलग पार्ट में नेफ्रिक ट्यूब्यूल, क्योंकि एक पूरा नेटवर्क है ट्यूब का, तो उसको एक पार्ट में नहीं करके 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं। उसमें एक पीसीटी है आपका। ठीक है, ओके। तो चलो क्या लिखे? एक्सेट्रा फ्रॉम दी नेफ्रिक फिल्ट्रेट, फ्रॉम दी नेफ्रिक फिल्ट्रेट। तो नेफ्रिक फिल्ट्रेट में से कुछ यूजफुल मटेरियल रीएब्सॉर्ब हो चुके हैं इन पीसीटी। ठीक है, चलिए इसका सेकेंड पार्ट लिखना, नेफ्रिक ट्यूब्यूल का ही सेकेंड पार्ट लिखिए। सेकेंड पार्ट, लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले, HENLE, लूप ऑफ हेनले। इसको लूप इससे बोल रहे हैं कि लूप का मतलब होता है क्लोज पाथ। तो यहाँ पे ऐसा होता है कि एक ट्यूब नीचे जाता है और वो वापस ऊपर आता है, रिपीटेशन, उसी को लूप बोलते हैं। तो इस टाइप का एक स्ट्रक्चर है आपके नेफ्रॉन में, इसको बोल रहे हैं लूप ऑफ हेनले। जो आपके बोमेंस कैप्सूल के बाद ही पीसीटी है, पीसीटी के बाद ये है लूप ऑफ हेनले। तो यहाँ वो स्ट्रेट रन कर रहा है ना, अपन ने लिखा ना कि नेफ्रिक ट्यूब्यूल 2 टाइप के हैं, कुछ जगहों पर वो कॉन्वोल्यूटेड है और कुछ जगहों पर वो स्ट्रेट है। रीनल कॉर्टेक्स में वो कॉन्वोल्यूटेड है और रीनल मेडुला में वो स्ट्रेट रन कर रहे हैं, ये अपन ऊपर लिख चुके हैं। कहां पे लिखे जल्दी ढूंढो ये वाली लाइन, इट रन्स, इट इज कॉन्वोल्यूटेड करके लिखे अपन कहीं पर, कहां लिखे हो? किडनी में लिखे थे, किडनी में। Nephrons are convoluted in outer part of kidney called renal cortex and it runs straight in the middle part of the kidney called renal medulla। मिला? तो अभी अपन जो पीसीटी की बात कर रहे थे वो रीनल कॉर्टेक्स में था और वो कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स थे ऐसे फोल्डेड। बट ये कैसा है? स्ट्रेट रन कर रहा है नीचे और फिर ऊपर जा रहा है, मतलब एक असेंडिंग लिम्ब है उसका और एक डिसेंडिंग लिम्ब है। लिम्ब मतलब समझ रहे हैं ना? तो एक ऊपर से नीचे आ रहा है लिम्ब और एक नीचे से ऊपर जा रहा है, असेंडिंग डिसेंडिंग। फुल स्टॉप, हाइपन डाल के लिखो इसमें। इट इज अ यू शेप्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, इट इज अ यू शेप्ड, सॉरी, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर present in the renal medulla, it is a U-shaped tubular structure present in the renal medulla, full stop. It is formed of 2 limbs, it is formed of 2 limbs, LIMBS, 2 limbs, हाइपन डाल के, thin 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 walled descending limbs, thin walled descending, DESCENDING, descending मतलब जो ऊपर से नीचे आ रही है, thin walled descending limb and thick walled and thick walled ascending limb, thick walled ascending
लिम्ब, LIMB, थिक वॉल्ड असेंडिंग लिम्ब, मतलब एक आप थिन दिखाओगे और जो ऊपर जा रहा है वो पार्ट आप थिक दिखाओगे। डिफरेंस दिख रहा है दोनों में? ये डिसेंडिंग लिम्ब, ये असेंडिंग लिम्ब, ये थिन वॉल्ड, ये थिक वॉल्ड। फुल स्टॉप। इनका काम क्या लिखेंगे? डिसेंडिंग लिम्ब इज परमिएबल टू वाटर, descending limb is permeable to water, permeable to water, but impermeable to minerals like sodium chloride, but impermeable, permeable मतलब उसको वो एब्जॉर्ब करेगा, दूसरे को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो permeable to water but impermeable to minerals like sodium chloride, minerals like sodium chloride, but अब ये जो दूसरा लिम्ब है असेंडिंग, ये जस्ट उल्टा है। ये कहता है परमिएबल टू वाटर बट इम्परमिएबल टू NaCl। ये उल्टा होगा तो क्या होगा? परमिएबल टू NaCl, इम्परमिएबल टू वाटर। लिख लो, बट असेंडिंग लिम्ब इज इम्परमिएबल टू वाटर। परमिएबिलिटी समझते हैं ना, जो पास होने दे रहा है, नहीं होने दे रहा है। बट असेंडिंग लिम्ब इज impermeable to water, आप नहीं लिख रहे हो? ascending limb is impermeable to water but permeable to sodium chloride, but permeable to sodium chloride, NaCl, है ना? सोडियम क्लोराइड क्या होता है? NaCl। full stop, last line, it concentrates the urine, it concentrates the urine। पूरा मेन फंक्शन लूप ऑफ हेनले का क्या है? इट कंसंट्रेट्स द यूरिन। कंसंट्रेट्स द यूरिन का मतलब समझना, कंसंट्रेट करने का मतलब है कि यूरिन से वाटर को बहुत कम कर देना, उससे यूरिन क्या हो जाएगा? कंसंट्रेट हो जाएगा। जैसे हम बहुत ज्यादा वाटर कंटेंट लेते हैं तो आप देखोगे जनरली यूरिन का कलर व्हाइट होता है पूरा, मतलब पूरा वाटर जैसे ही दिख रहा है कलर, क्योंकि आपके बॉडी में वाटर कंटेंट ज्यादा था तो फिल्ट्रेशन के समय बहुत सारा पानी ही फिल्टर होके गए यूरिन बन गया। बट अगर आप वाटर कंटेंट कम लेते हैं तो उसके हिसाब से आपका यूरिन का कलर भी जो है वो पेल येलो हो जाता है। इसका कारण ये है कि जो कम पानी आपने पिया उसमें से भी बहुत सारा पानी एब्जॉर्ब हो गया यहाँ पर, तो उसने यूरिन को क्या कर दिया? कंसंट्रेट कर दिया। मतलब उसमें पानी कम है। कंसंट्रेट का मतलब होता है पानी कम होना, डाइल्यूट का मतलब होता है पानी ज्यादा होना। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो कंसंट्रेट मतलब वाटर का लॉस हो गया, मतलब वाटर बहुत हमने बचा लिया है, उससे आपका यूरिन क्या हो जाएगा? कंसंट्रेट हो जाएगा, उसमें पानी की मात्रा कम हो जाएगी। ठीक है, चलो लास्ट थर्ड पार्ट, ये फिर ऊपर जाएगा, फिर कॉर्टेक्स में, ये आपका कॉर्टेक्स में चला जाएगा। मेडुला में यही वाला पार्ट है, बाकी सब पार्ट आपका कहाँ है? ऊपर रीनल कॉर्टेक्स में। ठीक है, तो लास्ट थर्ड पार्ट, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल DISTAL, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर से कॉन्वोल्यूटेड पार्ट, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसमें लिखिए, इट इज अ कॉन्वोल्यूटेड पार्ट, it is a convoluted part and lies in the renal cortex, and lies in the renal cortex। यही जाके कलेक्टिंग ट्यूब में यूरिन को डंप कर देगा, जितना भी यूरिन बना होगा, इस नेफ्रॉन ने जितना भी यूरिन बनाया होगा। ऐसे बहुत सारे नेफ्रॉन है ना, हर नेफ्रॉन का पार्ट जाके कलेक्टिंग डक्ट से कनेक्टेड होगा, डिस्टल वाला, DCT। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या लिखेंगे अपन? DCT। ऐसे तो आप PCT बोल रहे थे, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसको क्या बोलेंगे? DCT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। हाँ, so it is a convoluted part and lies in the renal cortex, full stop। It opens in the collecting tubule, it opens in the collecting tubule। यही ट्यूब्यूल में ओपन होगा, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में, जहां पर यूरिन कलेक्ट हो रहा है पूरा,
जितने भी नेफ्रॉन आपके किडनी में हैं सब अपना यूरिन बना करके कहाँ दे रहे हैं? कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में, जहां से फिर वो यूरेटर में जा रहा है. It opens in the collecting tubule. Full stop. Most of the last line, most of the water from the filtrate, most of the water from the filtrate. अभी भी अगर कुछ पानी बच गया होगा, most of the water from the nephric filtrate या filtrate भी चलेगा, उसी का नाम तो filtrate का नाम तो nephric filtrate दिया ना अपन ने. तो most of the water from the filtrate is reabsorbed, is reabsorbed, is reabsorbed through the wall of DCT, through the wall of DCT, through the wall of DCT. ठीक है, जरा छोड़ दीजिए इसका डायग्राम बनाने के लिए नेफ्रॉन्स का, या आप अपने एनसीईआरटी से बनाना, उसमें थोड़ा इजी दिया हुआ है ना नेफ्रॉन का डायग्राम. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है नेफ्रॉन्स. ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन डालिएगा. एक्सक्रीशन इन प्लांट, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स. इसके बारे में डिस्कस कर चुके थे अपन कि प्लांट्स का वेस्ट क्या क्या होता है. ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, फिर वाटर ड्यूरिंग ट्रांसपीरेशन. और वो गम एंड रेजिन के बारे में बात किया था मैंने कि वो स्टेम में ला करके स्टोर कर देते हैं, उनके लिए तो वो वेस्ट है, भले हमारे लिए वो यूजफुल मटेरियल है. ठीक है, और लीफ का भी बात किए थे ना, लीफ में वेस्ट जमा होता है, फिर वो अल्टीमेटली वो लीफ भी टूट के गिर जाती है भारी होने के कारण. ठीक है, देखो इसमें दो प्लांट्स हैव, दो प्लांट्स हैव, दो THOUGH, दो प्लांट्स हैव लोअर मेटाबॉलिक रेट, दो प्लांट्स हैव लोअर मेटाबॉलिक रेट. मतलब हमारा जो बॉडी की एक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा है ना इन कंपैरिजन टू प्लांट. दो प्लांट्स हैव लोअर मेटाबॉलिक रेट देन एनिमल्स, देन एनिमल्स. Yet many types of waste, yet many types of waste are generated, yet many types of waste are generated during their body functions, during their body functions, during their body functions. पहला वेस्ट लिख लो फर्स्ट ABCD करके. पहला वेस्ट ऑक्सीजन O2, O2 जनरेटेड ड्यूरिंग, कंटिन्यूएशन में लिखना O2 जनरेटेड ड्यूरिंग, कौन से फेज में जनरेट हो रहा था O2? हमने फोटोसिंथेसिस का दो फेज पढ़ा था ना, लाइट फेज एंड डार्क फेज. तो कौन से फेज में ऑक्सीजन जनरेट हो रहा था? लाइट फेज में, शुरू में ही, क्योंकि लाइट के प्रेजेंस में ही तो वाटर ब्रेक होता है. वाटर H2O was broken down in the presence of light into H2 and O2 और ये रिलीज हो गया था. और ये H से हमने NADP को NADPH में कन्वर्ट किया था, याद आ रहा है? केल्विन साइकिल बनाए थे ना पूरा. ठीक, ओके. तो O2 जनरेटेड ड्यूरिंग लाइट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस, O2 generated during light phase of photosynthesis is lost in the atmosphere, is lost in the atmosphere. इसको वो excrete कैसे कर रहे हैं, बाहर कैसे कर रहे हैं? is lost in the atmosphere,
किसके थ्रू? स्टोमेटा, थ्रू स्टोमेटा बाय डिफ्यूजन, थ्रू स्टोमेटा बाय डिफ्यूजन। ठीक है, सेकंड लिखेंगे CO2, CO2 ये उनके रेस्पिरेशन से बाहर होगा, तो CO2 प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, CO2 produced during respiration, CO2 produced during respiration, again ये भी is lost through stomata by diffusion. Is lost through stomata by diffusion. ये दोनों गैसियस वेस्ट हो गए, ठीक है। नेक्स्ट लिक्विड वेस्ट में आते हैं वाटर, तो थर्ड लिखेंगे एक्सेस ऑफ वाटर, थर्ड एक्सेस ऑफ वाटर, एक्सेस ऑफ EX वाला एक्सेस ना, EXCESS, excess of water is lost by the process of transpiration, is lost by the process of transpiration. ठीक है, ट्रांसपिरेशन क्या होता है? इट इज द लॉस ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम द प्लांट सरफेस थ्रू स्टोमेटा या बाय लेंटिकल्स, और एक और क्या लिखे थे? क्यूटिकल्स। तीन टाइप का ट्रांसपिरेशन लिखे थे ना, क्यूटिकुलर, लेंटिकुलर एंड स्टोमेटल। स्टोमेटल मैक्सिमम होता है, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, वो लीव्स वाला लिख लेते हैं कि लीव्स का गिरना जिसमें वेस्ट स्टोर्ड रहता है, तो लिखेंगे एब्सिशन, ABSTISSION। एब्सिशन का मतलब ये होता है फॉलिंग, ब्रैकेट में लिख भी लेना मीनिंग उसका, फॉलिंग। एब्सिशन यानी कि फॉलिंग, ब्रैकेट क्लोज, ऑफ डेड एंड ओल्डर लीव्स, of dead and older leaves, of dead and older leaves, not just leaves है ना, comma flowers, एब्सिशन यानी कि falling of dead or older leaves, comma flowers, comma bark, etc., containing stored waste products, containing stored waste products, containing stored waste products. And last point वो gum resin वाला, last point लिखेंगे फिफ्थ पॉइंट, excretion by storage, excretion by storage, excretion by storage। वो स्टोर करके रखे हैं, हम निकाल लिए तो हो गया ना excretion उनका। तो excretion by storage in which waste products are either stored in, waste products are either stored in, waste products are either stored in central vacuole of plant cells, central vacuole, ये वैक्यूल पढ़ते थे ना हम क्लास 9th में। प्लांट में एक ही होता है प्लांट सेल में, बट वो कैसा होता है? बड़ा सा होता है, जिसके कारण न्यूक्लियस साइड में हो जाता है। वैक्यूल इज वन बट बिगर एंड सेंट्रल, जिसके कारण न्यूक्लियस चला गया साइड में, वरना एनिमल सेल में न्यूक्लियस सेंटर में होता है। ये भी एक डिफरेंस होता था बिटवीन एनिमल सेल एंड अ प्लांट सेल, कि न्यूक्लियस एनिमल सेल में सेंटर में है और यहां पर एक्सेंट्रिक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एक्सेंट्रिक, इसको बोलते हैं सेंट्रिक, जस्ट बिकॉज ऑफ वैक्यूल। क्योंकि वैक्यूल में भी ये लोग स्टोर करते हैं ना, वैक्यूल एक डेड पार्ट होता है, वैक्यूल इज द डेड पार्ट ऑफ द सेल, जो काम आता है स्टोरेज के, ठीक है। ओके, तो either stored in central vacuoles of plant cell or as resins and gums, or as resins, RESINS, or as resins and gums, GUMS, in old xylem elements,
in old xylem elements or as resins and gums in old, वही wood अपने स्टेम में स्टोर करके रख देंगे, ओल्ड जाइलम एलिमेंट्स। हमने जाइलम का एक नाम और लिखा था ना, वुड, ठीक है। तो दैट्स इट, ये आपका पूरा लाइफ प्रोसेस हो गया चैप्टर, है ना, चौथा लाइफ प्रोसेस। अच्छा, नोट में बस एक ना वो आर्टिफिशियल किडनी के बारे में लिख लेना, हमने वो एनिमल में लिखना था, वो भूल गया लिखवाना, नोट करके लिख लो। वो डायलिसिस, अगर दोनों किडनी काम नहीं कर रही हैं तो वी गो फॉर डायलिसिस, तो उसको अपन आर्टिफिशियल किडनी बोलते हैं। तो नोट करके लिखना नीचे। लिखे इसमें हीमोडायलिसिस, HAEMODIALYSIS, हीमोडायलिसिस, ब्रैकेट में लिखो आर्टिफिशियल किडनी, आर्टिफिशियल किडनी, हाइफन डाल के लिखना। इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग, it is the process of removing, it is the process of removing unwanted and toxic substances, unwanted and toxic substances from blood, from blood, from blood, while adding, while adding, while adding desirable substances into the blood, removing unwanted and toxic substances from blood while adding desirable substances into the blood through a semi-permeable membrane, through a semi-permeable membrane, through the semi-permeable membrane. Full stop. It is done when, it is done when, it is done when kidneys stop working. It is done when kidneys stop working. ब्रैकेट में लिख लेना, इसको मेडिकल टर्म्स में कहते हैं रीनल फेल्यूर, रीनल फेल्यूर, वही रीनल अपन किडनी के लिए यूज कर रहे हैं, किडनी फेल होना रीनल फेल्यूर कहलाता है, ठीक है। एट दैट टाइम ओनली वी नीड सम आर्टिफिशियल किडनी जो कि वही काम करे जो हमारा नेचुरल किडनी कर रहा है, यानी कि यूजफुल मटेरियल को रोके और हार्मफुल को बाहर करे, ठीक है। तो इतना हमारा लाइफ प्रोसेस चैप्टर है। नेफ्रॉन का डायग्राम जरूर से बनाना, नेफ्रॉन के क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में, है ना। और नेक्स्ट क्लास में आप लोग एनसीईआरटी लेकर के आइएगा, तो हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और प्रीवियस ईयर के 5 पेपर में जितने भी क्वेश्चन आए हैं लाइफ प्रोसेस चैप्टर से वो देखेंगे, ठीक है ना। ठीक है, चलिए, एसएससी वाले बैठेंगे यहीं पर ही।